तो आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए इस सेशन में हम सीरीज में शुरुआत करते हैं। जो हम पहले आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9th की हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं जो है आपका अपवाह। एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है जो है अपवाह आपका। ये कंप्लीट आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एकदम फिल्टर्ड एमसीक्यू मिलेंगे, एकदम ओरिजिनल रियल एनसीईआरटी है ये। क्या है ये रियल एनसीईआरटी है। कोई भी बाहरी क्वेश्चन इसमें नहीं छापा गया है। इसमें आपको केवल बुक से मिलेंगे। हर एक पॉइंट को आप जाके मिला सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी आपके ऑप्शन में दिया है गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी और सिंधु नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आंसर आपका अमेजन नदी। देखिए अमेजन नदी की जो लंबाई है लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास है और यह दक्षिणी अमेरिका से होकर के निकलती है। दक्षिणी अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है जिसका जिसका अपवाह क्षेत्र मतलब कहाँ से किस देश से होकर बहती है। तो आपका ब्राज़ील हो गया, आपका कोलंबिया हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर, ठीक है, और उसके बाद आपका पेरू हो गया। इस प्रकार से इन देशों से होकर के ये नदी आपकी बहती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। लिखा है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी ऑप्शन नंबर सी का आंसर इसका गंगा है। जो गंगा की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भारत में सबसे ज़्यादा है। गंगा की आपकी लेंथ की बात करें तो 25-25 किलोमीटर पूरे भारत में इसकी लेंथ है। लेकिन हम बिहार के दृष्टिकोण के एग्जाम से पढ़ें तो बिहार में गंगा की लेंथ कितनी है तो 445 किलोमीटर के आसपास है। इस बिहार में सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए बिहार में सबसे ज़्यादा जिलों से सबसे ज़्यादा लेंथ किस मतलब गंगा नदी किस ज़िले में है तो पटना ज़िले में है। ठीक है ना, कितना है तो लगभग 99 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे कम आपका बक्सर शायद ज़िले में आसपास है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका सबसे कम लेंथ है इसका। ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो बिहार में गंगा का जो गंगा कितने जिलों से होकर निकलती है एग्जाम पूछा हुआ है तो 12 जिलों से होकर के आपका निकलती है गंगा आपके बिहार में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगले पॉइंट में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियां किस घाट से निकलती हैं। तो ये आपका किस घाट से निकलती हैं तो पश्चिम घाट से निकलती हैं। किस घाट से निकलती हैं पश्चिम घाट से। निकलने का कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट की जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके लिए ये मुख्य जल विभाजक का काम करता है और जिसके कारण क्या होता है आपकी जो नदियाँ होती हैं इस छत से निकल करके पूरब या पश्चिम की ओर बहना शुरू करती हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकलती है तो सिंधु नदी का जो निकलने का स्थान है आपको पता है कि भारत में आपके लद्दाख में प्रवेश करती है शायद मेरे ख्याल से। और कहाँ से निकलती है तो मानसरोवर झील से निकलती है। पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन इसके बारे में और भी हम जान लें कि सिंधु नदी भारत में दमचौक क्या बोलता है दमचौक स्थान है, उसी दमचौक स्थान पे ये प्रवेश करती है और प्रवेश होकर के ये भारत में लद्दाख होकर प्रवेश करके पाकिस्तान जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर क्या है तो मानसरोवर झील है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें क्या दे रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की देखिए सहायक नदियां मैं आपको सामने लिख दे रहा हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जास्कर है, गंगा न है, नहीं यमुना है, नहीं ब्रह्मपुत्र है। तो इसके साथ ही कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं तो मैं आपको सामने लिख दूँ। आपकी जो सहायक नदियाँ हैं आपके सिंधु की वो है आपका चिनाव, क्या है चिनाव। उसके बाद आपका क्या है आपका है ये आपका नुब्रा, ठीक है नुब्रा है। और उसके बाद आपका श्योक है, उसके बाद आपका हुंजा है, आपका रावी है, ये ब्यास है, चिनाव है, झेलम है। इस प्रकार की सारी जो नदियां हैं ना वो आपकी सहायक नदियां सिंधु की हैं। आपको पता होना चाहिए सिंधु की जो लंबाई है पूरे विश्व की बात हम करें पूरे विश्व में तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास सिंधु की लंबाई आपकी है। ठीक है ना। इसी में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। आपको बता सकता है कोई एग्जाम में पूछा जा रहा है सिंधु जो जल समझौता है सिंधु जल समझौता वो आपका 1960 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो आपका कि किस नदी का जल
आपको भारत के लिए कितना कौन परसेंट यूज़ करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रावी, ब्यास और एक सतलज, ठीक है, और सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन तीन प्रकार की नदियाँ बांटी गई थी, ये और ये। इसका 20% रावी, ब्यास और सतलज, इसका 20% भाग पाकिस्तान को मिलेगा यूज़ करने के लिए, और इसका 20% भाग इंडिया को मिलेगा 20%, ठीक है ना। चलिए मैं इसको बता दूं, सिंधु जल समझौता 1960 की बात है। इसमें कहा गया था कि जो आपका झेलम, चिनाब और रावी, इनकी जो 20% नदी का पानी वो भारत यूज़ करेगा, और 80% पानी आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा। वो किसके लिए यूज़ करेगा, अपने व्यापार गतिविधि से या बिजली उत्पादन के या कृषि उत्पादन के यूज़ कर सकेगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा बताना उचित है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो आप लोग जानकारी और भी बेहतर हो सकती है इसमें। यदि जानना चाहें तो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। जैसे आपका जो आपका सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम आपस मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास भी आपके सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि हरिद्वार में गंगा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो हरिद्वार में देखिए यमुना मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है। तो ऊपर के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। हरिद्वार में गंगा से मिलने वाली नदियां हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि घाघरा, गंडक तथा कोसी का, यह है आपका कोशिका नहीं है, कोसी नदी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि इसका शोक बोलने का रीज़न क्या है मेरा, कि ये अपने मार्ग को परिवर्तन ज़्यादा करती है और जिसके वजह से बिहार में फ्लड यानी बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो घाघरा और गंडक कोसी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है, कौन बताएगा। तो इसका जो माना जाता है वो नेपाल से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, नेपाल से। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें आपका दिया है कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक जो नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपका चंबल, यह है बेतवा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सोन, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की किस सीमा तक बहती है। तो पश्चिम बंगाल में वो सीमा बहने का रीजन जो है वो आपका फरक्का नामक स्थान तक, गंगा का पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के हिस्से तक बहने का स्थान फरक्का नामक जगह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है। तो उसको विलीन होने से पहले आपको बता दें कि हम मेघना के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके साथ साथ ही आपके और भी इसमें जो ऑप्शन है उसको भी आप जान सकते हैं कि कब इनको जमुना बोलते हैं, कब इनको हम क्या नाम है, कब पद्मा बोलते हैं, कब ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, जो गंगा पद्मा है, जब गंगा आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसको वहाँ पे उसको हम पद्मा का नाम देते हैं। जमुना का नाम इसको जब बांग्लादेश में जब आकर के मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बात। यही सारी चीज़ें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर आपको सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे इसमें। और यह विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ये सबसे तेज और सबसे तेज वृद्धि करने वाला ये आपका क्या है, डेल्टा है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा आपका कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है। तो बहुत लोग 2500 से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 2500 कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2525 किलोमीटर भारत की एग्जैक्ट गंगा की लंबाई है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि कौन सी नदी विसर्ग का निर्माण करती है। विसर्ग का मतलब कि इस टाइप का इस प्रकार का निर्माण करती जाती है, मतलब कि इस प्रकार के नदियों में गोखूर झील का भी निर्माण होता है। यहाँ पर गोखूर झील, इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पे गोखूर झील का निर्माण होता है। तो ये लगभग यमुना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेरे ख्याल से चारों की चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ऑप्शन चारों के चारों इसमें विसर्ग का निर्माण करेंगे, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सब, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अंबाला नगर किस नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो ये है आपका सिंधु और गंगा के जल विभाजक पर अंबाला नगर आपका स्थित है।
अगला पॉइंट है, आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है ना, एक जगह है चेमायुंग ग्लेशियर। मैं आपको बता दूं, चेमायुंग ग्लेशियर नाम का एक जगह है जो हिमालय के उत्तरी ढलान तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से निकलती हुई आती है, जो यहाँ से, और तिब्बत यानी तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं तिब्बत में। और यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहाँ पर नामचा बारवा से होकर के, कहाँ से? नामचा बारवा से होकर के ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जो जिसमें आकर के दिहांग, ठीक है ना, नामचा बरवा और दिहांग, ये दोनों आकर के आगे जाकर के मिल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ये आगे जाकर के आगे की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है, तो बहुत सारी सहायक नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा कि ब्रह्मा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो चेमायुंग ग्लेशियर के हिमालय का एक पार्ट है, हिमालय का उत्तरी ढलान तिब्बत में से होकर के ये निकलती है। अगला पॉइंट है कि कौन सी नदी, क्या लिखा है कि कौन सी नदी यू मोड बनाकर, क्या है? यू मोड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू मोड बनाकर अरुणाचल में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये है गर्ज के माध्यम से प्रवेश करने वाली नदी जो है, आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में आ रही है। तो एक ही नाम है आपका, कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बताया आपको कि ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। और इसी को हम ब्रह्मपुत्र को, यदि हम बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके पहले हम इसको जब गंगा आकर के इसमें मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है, तो इसी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलने से पहले यही जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। ठीक है? और इसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका नाम होता है सांगपो, जिसको तिब्बत में हम सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को हम जानते हैं जमुना के नाम से। क्या नाम से जानते हैं इसको? हम जमुना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी आपकी जो डेल्टा का निर्माण करेगी, उसको एक ट्रिक जान लीजिए कि वो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी आकर के। किसमें? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरेगी। मेरी बात समझिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी मेरे ख्याल से दिख रही है केवल गंगा। तो गंगा ही अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करेगी, क्योंकि न ही महानता, न ही सिंधु, न ही तापी, ये तीनों के तीनों एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं एस्चुरी। इसको हम बोलते हैं ज्वारनद। क्या बोलते हैं? ज्वारनद। अगले क्वेश्चन में आपको देखने को ये मिलेगा। अगला है कि कौन सी नदी आपकी ज्वारनद का निर्माण करती है, तो ज्वारनद का निर्माण करने वाली नदी एक ही है, कौन सी? तो नर्मदा। एक ट्रिक है, समानता, समानता। यहाँ से मेरे ख्याल से तापी, आपकी नर्मदा, और ये माही, ठीक है, और ये क्या है? सिंधु। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी का उद्गम जो स्थान है, वो नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान आपका मध्य प्रदेश, क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश माना जाता है। और ये मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थान मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से होकर के निकलती है। इसमें आपको कुछ हम और पॉइंट और बताना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना जानिए, इसका उद्गम स्थान आपका नर्मदा का अमरकंटक पहाड़ी से है, जो पश्चिम की ओर के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और उसके बाद से बताना चाहें इसमें तो नर्मदा और तापी ही ऐसी नदियां हैं, ये आपकी जो नर्मदा और प्लस में हम तापी नदी आपको साथ साथ ले लें, यही दो नदियां और भी नदी है जो आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। और जब पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। क्लियर मेरी बात? समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, तो धुआंधार प्रपात का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो यही मैं आपको बता दूं, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी पे ही धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है, जो जबलपुर के निकट है। धुआंधार प्रपात का निर्माण कहाँ है, किस देश में है, तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और ये
आपका जबलपुर के निकट एक जगह है। जबलपुर आपका फेमस जगह है, फेमस राज्य का हिस्सा है ये जबलपुर, मध्य प्रदेश का। कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली आपको प्रमुख नदियां आप चाहें तो बता सकते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। इसमें आप देख सकते हैं साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, गंगा, जमुना, सरस्वती, साबरमती, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, नर्मदा, तापी, गंगा। तो मेरे ख्याल से ये तापी आ गया, गंगा तो यहीं से खत्म हो गया। ब्रह्मपुत्रा बहती नहीं है, ये बहती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका है कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। कंप्लीट है मेरी बात। अब कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। और इसी गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन में आपको अगला पॉइंट मिलेगा कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को, सॉरी, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है मेरी बात। और इसमें एक पॉइंट आता है कि इसकी जो सहायक नदियों की हम बात करें तो एक ट्रिक बनता है आपकी। मान लीजिए ये आपका एक गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी आपकी हो गई इधर, यानी बाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां, और ये है दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां। बाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां आपकी हैं वो पहला है शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ। उसके बाद है आपका हसदी, उसके बाद है आपका मांड, उसके बाद है आपका ईब। ये आपकी 4 नदियां हैं जो आपकी बाएं की तरफ से मिलती हैं। और दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? ये है आपका जोक, उसके बाद है आग, आंग, उसके बाद है आपका टेल। ये आपकी 3 नदियां क्या हैं? आपकी दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां। खैर इनके सहायक नदियों में आपका शेषनाथ जो है इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में पूछता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है ये महानदी। ठीक है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलता है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। क्लियर है मेरी बात। और इसकी लंबाई की हम बात करें महानदी की तो लगभग 860 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गया। और इसका हम यदि अपवाह द्रोणी की बात करें तो महानदी आपका जो अपवाह द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के राज्यों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ है। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। क्लियर मेरी बात। इसकी यदि हम बात करें तो और ये तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका 760 किलोमीटर के आसपास है। इसकी प्रमुख नदियां की बात करें, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन कौन सी, इनको भी जान लेते हैं। चलिए, इसकी प्रमुख सहायक नदी आपकी अमरावती है, इसको याद रखिएगा, अमरावती। उसके बाद आपका हो जाएगा भवानी। क्या हो जाएगा? भवानी। उसके बाद हो जाएगा हेमावती। कौन सा हो जाएगा? हेमावती। और ये हो जाएगा काबिनी, ये काबिनी। और ये सब के सब क्या हैं? तमिलनाडु केरल में फैली हुई नदियां हैं कावेरी नदी की। ये आपका पॉइंट हो गया। यदि आप मेरे नोट्स को पढ़े हुए हैं ना तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से बन जाएंगे। चलिए, अगला पॉइंट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। आप बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात कौन सा है? तो दूसरा जो जलप्रपात है, क्या वो जोग गुरसप्पा है कि शिव समुद्रम है कि धुआंधार है कि कावेरी पट्टनम है? आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हैं? क्या आप लोगों के लिए छोड़ दे क्वेश्चन ये कि मैं बता दूं? चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। चलिए, आपको दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के बारे में बात करें तो वो आपका शिव समुद्रम है जो कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे? कावेरी नदी पर। और ये जगह का नाम क्या है? कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका राज्य में, यानी कर्नाटक राज्य में आपका शिव समुद्रम कावेरी नदी पर दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे समझ में? तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, सर्च करके बताएंगे कहीं से भी कि भारत का पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, वैसे मिल ही जाएगा।
कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अब मैंने आपको भी बताया शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात आपको मिलेगा कूचिकल जलप्रपात। कौन सा है आपका सबसे बड़ा जलप्रपात? कूचिकल जलप्रपात है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो मैंने अभी बताया शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम जानेंगे कि आपका जो कूचिकल जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में आपका? कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात का लेंथ ऊंचाई कितनी है, बताइए कोई, किसी को पता हो तो बताएं। तो चलिए देखते हैं कूचिकल जलप्रपात की जो लंबाई हो कितने मीटर के आसपास है। कूचिकल जलप्रपात की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 455 मीटर के आसपास है कूचिकल जलप्रपात की आपकी हाइट, ऊंचाई। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, कह रहा है कि चिल्का झील, पुलिकट झील, स्प्रिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में किसका निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण करती है? तो लैगून झील का निर्माण करती है कि लवड़ी झील का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील, पुलिकट झील, स्प्रिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में किसका निर्माण करती है। तो ये करती है आपकी किसका? तो ये लैगून झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लैगून झील का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है कि सांभर झील एक लवड़ी झील है जो किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता है सांभर झील आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला पॉइंट है कि मीठे पानी के अधिकांश झील किस क्षेत्र से निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए हिमालय से निकलने वाले अधिकांश क्षेत्र की जो मीठे पानी की आपकी झीलें होती हैं, ठीक है ना। वुलर झील को एक भूगर्भीय झील कहते हैं जो किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भीमताल और नैनीताल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मीठे पानी की झील है किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, अगला पॉइंट है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ यानी एक गंगा एक्शन प्लान, क्या है? गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो गंगा एक्शन शुभारंभ प्लान आपको 1985 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है 1985। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इसमें बताना है कि कौन सी लवणी झील है। लवणी मतलब खारे पानी की झील है। तो इसमें आपको सांभर झील देखने का, अभी देखें आप, सांभर झील जो है एक लवणीय झील के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है, आपने पढ़ा था, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि आपने 40 क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है और उसका जो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन दिया है उनको देखा है तो पॉइंट कहीं से छूटने वाले नहीं हैं। पूरी की पूरी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, एक बार मेरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कावेरी की सहायक नदियाँ मैंने आपको दिया भी था, अमरावती, हेमवती, काबिनी, ये सब के सब क्या हैं आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 3 हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जलवायु। ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्लियर है। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप लोग यदि एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी का पहला ही पॉइंट है कि उसमें हुआ है मौसिन शब्द से। किससे? मौसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि थर्ड पॉइंट। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो पहली बात, भारत की जलवायु जो है ना वो एशिया में इस प्रकार की जलवायु है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ से? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। इसके वजह से इसकी जलवायु जो होती है ना वो मानसूनी रूप से होती है। यानी पहला पॉइंट है कि भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कही जाती है। क्लियर है मेरी बात। अब क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में द्रास, द्रास एक जगह जम्मू कश्मीर का, उसमें रात का तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिन का तापमान बहुत ज़्यादा और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है।
लगभग -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपको पता होना चाहिए कि लौटते हुए मानसून की वजह से ही इसमें बारिश होती है, जो आपके तमिलनाडु वाले एरिया में होता है। लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र में ये बारिश होती है। हल्की फुल्की बारिश आपकी केरला में भी होती है, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हम मानेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा समानता किस दिशा से किस दिशा की होती है। इसकी जो दिशा होती है वो आपका पूरब से पश्चिम की ओर घटता जाता है। इस प्रकार की इसकी समानता बनी रहती है कि पूरब से पश्चिम की तरफ घटती घटती चली जाती है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ क्या होता है, तो ध्रुव की तरफ घटता जाता है। तापमान विषुवत वृत्त से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में आपका ये विषुवत वृत्त होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ते आते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडल की सघनता में क्या परिवर्तन होता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा तो इसकी सघनता में क्या होगा, तो इसकी सघनता में कमी होती प्रतीत होगी। क्या हो जाएगा, कमी होना शुरू। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 6050, 5000, 6000 और 4500। तो इसकी जो ऑप्शन होना चाहिए वो 6000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा औसत ऊंचाई। और वहीं पे यदि हम तटीय की बात करेंगे, तटीय क्षेत्र की, तो तटीय क्षेत्र की इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 30 मीटर के आसपास होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत किस प्रकार की पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारत जो है ना वो आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है मेरी बात। चलिए, अब ये कह रहा है कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं। कोरियालिस बल, तो कोरियालिस बल उसे कहते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरियालिस बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बल के कारण ही आपकी जो पवनें होती है ना उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी की तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाई की ओर विक्षेपित होती हैं। और इसको एक और नाम का नाम देते हैं, इसको हम फेरल का भी नियम दिया गया है। इसको फेरल का नियम भी हम कहते हैं कोरियालिस बल को, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल होता है वो कोरियालिस बल कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा पॉइंट आपका कि शीत ऋतु में हिमालय के किस भाग में उच्च दाब होता है। तो किस भाग में होता है, तो हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में आपका उच्च दाब प्रतीत होता है। अगला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपका उसमें निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होता है। और इसी के कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि किस प्रकार का मौसम भारत के मुख्य भूमिका पर वर्षा कराता है। मुख्य भूमि पर वर्षा कराता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है ना, इसी की वजह से मुख्य भूमि पर वर्षा होती है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट धाराएं। जेट धाराएं निम्न अक्षांश के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच में आपके उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। किस तरह, उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना वो इस समय मासिन राम में होती है। सबसे पहले डेटा आपको चेरापूंजी बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश आपकी मासिन राम में होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में बहने वाली जो हवाएं होती उनको हम क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा इसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे, लू बोलेंगे, काल वैसाखी बोलेंगे। तो गर्मी के मौसम में जो उत्तर मैदान में बहने वाली होंगी उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लू। क्या बोलेंगे, लू। ठीक है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका
कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है। तो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा का उत्तरदायी है, आपको पता होना चाहिए कि ठंडी के मौसम में जब मानसून की वापसी होती है यानी लौटता हुआ मानसून होता है, तो आपको दक्षिण पार्ट के पश्चिमी भाग में आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको बारिश होने को देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होना चाहिए, मई के प्रारंभ में ही, मई का जो पहला वीक होता है ना, उसी वीक में भारत में मानसून आती है। सबसे पहले आपको केरल में देखने को मानसून मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं भैया? महावत के नाम से जानते हैं। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको हम महावत के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब कह रहा है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। एल नीनो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता भी होगा एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो एल नीनो आपका गर्म समुद्री धारा है। कौन सी धारा है? गर्म। याद रखिएगा, एल नीनो कौन सी धारा है? गर्म। और ये किस तट से होकर बहती है? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एल नीनो धारा किस तट से होकर बहती है। तो एल नीनो धारा आपकी जो होती है ना, वो पेरू तट से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? तो पेरू तट से होकर के बहती है। अगला पॉइंट है कि भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो आपको पता है मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि मानसून भारतीय प्रायद्वीप के किस ओर स्थित है। मानसून भारतीय प्रायद्वीप के किस ओर स्थित है? मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मानसून भारत के किस ओर स्थित है? अगला पॉइंट देखेंगे इसमें। क्वेश्चन आपका कि भारतीय मानसून प्रायद्वीप के किस ओर प्रवेश करता है। तो आपको दक्षिण की ओर प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि लगभग 27 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जानते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्या जानते हैं इसको? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है ना। वैसे ही उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है? तो आपको पता होना चाहिए आम्र वर्षा का संबंध केरल और कर्नाटका से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो मानसून के जो आपकी वापसी होती है उस समय आर्द्रता होती है, और नहीं होता है काफ़ी, देखते हैं कि उस समय काफ़ी उमस होने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्वार की उमस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है। तो मानसून की अवधि लगभग आपको पता होना चाहिए कि जून से लेकर के मध्य सितंबर तक होती है। लगभग सितंबर तक की स्थिति बनी रहती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस बल के कारण पवनें अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया, कोरियालिस बल के कारण आपकी क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका मौसिम निम्न में से किस भाषा का शब्द है। तो अब मौसिम आपको पता होना चाहिए अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर है। ये लोग ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा, तापी और माही, इन तीनों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें से सभी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब इसमें सही होगा, इसमें काट दीजिएगा। नर्मदा, तापी और माही तीनों के तीनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, और ये नदियां आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि असम में प्राय कुछ घर बांसों के खंभों के श्लिष्ट बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए आपको मिलेगा पॉइंट। ये तो 100% सही है। गर्मी को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, छत के बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, भारी बारिश के घर के रिसाव रोकने, इन्हें मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। तीनों के तीनों आंसर इसके सही हैं। अब कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जलधाराओं का अक्षांशीय मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये पाया जाता है। एक पूर्वी जलधारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलधारा कहा जाता है, यह कहा जाता है, यह कहाँ बहती है। तो ये बहती है हिमालय के उत्तर में। कहाँ? हिमालय के उत्तरी अक्षांश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने के बाद उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम बहती है। तो ये मानसून आने के बाद कहाँ बहती है? तो हिमालय के उत्तर में। कहाँ? हिमालय के उत्तर में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, मतलब सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लेह में सबसे कम बारिश आपको लेह में देखने को मिलती है। क्लियर है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात? उड़ीसा राज्य में आपके पाए जाएंगे। ठीक है ना, तटीय इलाका है इसके वजह से। हिमालय की कह रहा है कि हिमालय की औसत ऊंचाई यानी तटीय ऊंचाई पूछ रहा है। तो तटीय ऊंचाई मैंने आपको बताया था लगभग 30 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला पॉइंट, भारत की जलवायु में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यही है कि देश का लगभग आधा भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, या देश का लगभग आधा भाग उत्तर में स्थित उपोष्ण क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये तो करेक्ट आंसर है। और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों को दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट बन जाता है चौथा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर बनता है। अगला पॉइंट देखने को मिलेगा कि डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और ताहिती के दाब के अंतर की गणना किसके लिए की जाती है? तो ये मानसून की तीव्रता के अनुमान के लिए की जाती है। किसके लिए? मानसून की तीव्रता के अनुमान के लिए। जेट धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो जेट धाराओं को अभी आपने पढ़ के आया है उपोष्ण कटिबंधीय नाम से। क्या नाम से? उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है भारत में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा कराती है? तो मैंने ऑप्शन ही इसमें दे दिया है, लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पे होती है। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन आपके एकदम फिल्टर करके दिए हुए हैं। इससे बाहरी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, 1 और 2 पहले से करा चुके हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बचे हुए जो भी चैप्टर हैं उनको एक वीडियो में समराइज करके मिल जाएंगे एमसीक्यू। थैंक यू सो मच।